हेलो स्टूडेंट, विनायक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों और छात्राओं का स्वागत है। कोरोना काल में हम आपके स्टडी को रेगुलर स्टार्ट रखने के लिए अगली क्लास लेके आए हैं। अगली क्लास में होगी, अगली क्लास तो पॉलिटिकल साइंस की होगी, उसमें बताएंगे कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था संविधान सभा कैसे बनी, कैसे स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से हुई। अब देखते हैं कांग्रेस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात ये क्वेश्चन करता है एग्जाम में, कांग्रेस का जन्म स्थान। तो कांग्रेस का जन्म स्थान अमेरिका। कांग्रेस कहाँ जन्मी? अमेरिका में। कांग्रेस का जन्म किस रूप में हुआ? तो कांग्रेस का जन्म हुआ व्यापारिक संगठन के रूप में। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कांग्रेस की स्थापना, तो अपने देश भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। जिस स्थान पे इसकी स्थापना हुई वो स्थान था बम्बई। बम्बई में इसकी स्थापना हुई। हालांकि पहले इसका स्थान पुणे था, लेकिन प्लेग जैसी महामारी के कारण इसका स्थान क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो कांग्रेस के संस्थापक का नाम था एलन एक्टो होम। कांग्रेस जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड डफरिन था। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम था, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1884 में। इसका संस्थापक कौन था? दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने, उसका नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था बंबई में। जबकि क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए आपसे, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आप असमंजस में होकर उसका आंसर आप देते हैं WC बनर्जी, जो कि गलत है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना था, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी इसका अध्यक्ष बना था 1887। जिस स्थान पे इसका अध्यक्ष बना वो स्थान था मद्रास था। इससे थोड़ा और आगे चले, अब आपसे ये पूछ ले, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहला अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो पहला अंग्रेज था, उसका नाम है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जो 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। क्वेश्चन ऐसा हो जाए, पहला अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना? उसका नाम जॉर्ज यूल। कब बना? 1888। कहाँ पर बना? इलाहाबाद। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कब बना? 1887। कौन से स्थान पे? मद्रास। इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपसे ये पूछेगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907। जिस स्थान पर इसका विभाजन हुआ वो अधिवेशन था सूरत कांग्रेस अधिवेशन। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष का नाम था रास बिहारी बोस। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दल में कौन थे? जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे बदरुद्दीन तैयबजी, जैसे फिरोज शाह मेहता। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल। जैसे लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। तो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907। जिस स्थान पे हुआ वह स्थान था सूरत। इसका अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। लेकिन नरम दल और गरम दल में समझौता कब हुआ? कई बार एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न कर देता है, नरम दल और गरम दल में समझौता। तो इन दोनों में समझौता हुआ था 1916। नरम दल और गरम दल में समझौता 1916। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? इस समय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया लखनऊ। इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष का नाम था अंबिका चरण मजूमदार।
अंबिका चरण मजूमदार हैं, इस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कांग्रेस में समझौता हुआ 1916, लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में अधिवेशन बुलाया गया। लेकिन ये समझौता करवाने वाले थे कौन? तो मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनके प्रयासों से 1916 में लखनऊ में नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ। अब प्रश्न हो गए, एक ही बिंदु पे दो टाइप के क्वेश्चन हो गया। पहला आपसे पूछेगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और कहाँ हुआ? पहला विभाजन हुआ 1907। कहाँ पर हुआ? सूरत। कांग्रेस में समझौता कब हुआ? 1916। कहाँ पर हुआ? लखनऊ। मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका इस समय जो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अब यदि आपसे ये पूछे महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? कई बार संख्यात्मक दृष्टि से प्रश्न हो जाता है। गांधी जी कांग्रेस के अब तक गांधी जी स्वतंत्रता के समय तक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आप बताएंगे कितनी बार बने? एक बार। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कांग्रेस के एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो महात्मा गांधी कब बने? 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। 1924 में बेलगांव है वो कर्नाटक में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। तो गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार। कब बने? 1924। कहाँ पर बने? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इस टाइप का प्रश्न करेगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, उस महिला का नाम था एनी बिसेंट। एनी बिसेंट है पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये कब बनी? 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष कलकत्ता में बनी। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी उसका नाम एनी बिसेंट। एनी बिसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बिसेंट 1893 में ये भारत आई थी। एनी बिसेंट ने 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का संचालन किया, जिसका मुख्यालय अडियार में था। अडियार कौन से प्रांत में था? तो अडियार मद्रास प्रांत में था। तो एनी बिसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917। स्थान है कलकत्ता। लेकिन इससे लगता हुआ प्रश्न कर देगा वो, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो पहली भारतीय महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू है पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1925 में। जिस स्थान पे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी उस स्थान का नाम है लखनऊ। अब प्रश्न इतना पेचीदगी है, इसको सिर्फ इसकी लैंग्वेज को समझना है दोस्तों आपको। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, पहली महिला पूछ रहा है या पहली भारतीय महिला पूछ रहा है? पहली महिला पूछ रहा है कांग्रेस की अध्यक्ष, जब इसका आंसर आएगा एनी बिसेंट। लेकिन ऐसा पूछ ले पहली भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तब इसका आंसर चेंज होगा, तब इसका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में लखनऊ में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला है जो 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। पहली भारतीय महिला जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी उसका नाम सरोजिनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। पहली भारतीय महिला जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी उसका नाम था सुचेता कृपलानी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पहली भारतीय महिला जो देश की प्रधानमंत्री बनी उसका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी 1966 में बनी। इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे ले, अब आपसे पूछेगा 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में
1929 के लाहौर कांग्रेस जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था कौन? इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं वो इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 1929 में। लाहौर में इसने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों आप बताएंगे 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। लेकिन बात ये हो जाए, भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके आंसर को गलत कर देते हैं। देश में पहला स्वतंत्रता दिवस पहले स्वतंत्रता दिवस की यदि बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, इसी के आधार पे 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आप बताएंगे 26 जनवरी 1930। जबकि महात्मा गांधी की यदि बात करें, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता कब त्याग दी? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता त्यागने का समय, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्यागी तो त्यागने का समय है 1934। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता को 1934 में पूर्ण रूप से क्या कर दिया? त्याग दिया। बहुत बार इस टाइप का भी प्रश्न होता है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को कब त्याग दिया? तो आप इसका आंसर देंगे 1934 में। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे देखना क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की यदि अपन बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? आप बताएंगे 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे क्या कर दिया? आक्रमण। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया और इसके साथ दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। अब बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें 1 सितंबर के स्थान पे ये डेट लिखा हुआ है 3 सितंबर। बहुत सारी कॉलेज की बुक्स भी हैं, ऐसी गाइड भी हैं जिसमें ये डेट है 3 सितंबर। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अधिकृत बुक है, इसमें ये डेट है 1 सितंबर। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को 3 सितंबर के स्थान पे कितना सितंबर याद करना है? 1 सितंबर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939। यहाँ से प्रश्न पूछेगा वो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पहला क्वेश्चन ये करेगा आपसे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उस व्यक्ति का नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल है इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसके राजनीतिक दल का नाम क्या था? इसके राजनीतिक दल का नाम था अनुदार दल। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उस व्यक्ति का नाम था विंस्टन चर्चिल। जिसका राजनीतिक दल था उसका नाम था अनुदार दल। इस समय भारत का वायसराय कौन था? ऐसा पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। इस समय भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से जानते हैं, जो भारत का क्या था? वायसराय था। लेकिन अगला ही एक और क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, लड़ा गया, उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय क्या था? अध्यक्ष था। एक बिंदु के ऊपर 3 टाइप के प्रश्न हो गए। एक बिंदु है लेकिन इसके क्वेश्चन के एंगल हो गए 3। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आंख बंद करके उसको रटने का प्रयास करते हैं। एंगल देखें कितने एंगल के ऊपर क्या हो रहा है। तो पहला एंगल है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल।
दूसरा इसमें क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। तीसरा इसी में क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को युद्ध में शामिल करने की घोषणा की, जिसका विरोध करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का यानी भारतीयों की मांग थी संविधान सभा की मांग को लेकर, संविधान सभा की मांग को लेकर भारतीयों के द्वारा 15 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया गया। प्रांतीय जो विधानमंडल थे, तो प्रांतीय जो विधानमंडल थे उनसे क्या दे दिया? त्यागपत्र। जो भी प्रांत थे उनमें 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें कांग्रेस की पूर्ण सरकार थी। उनमें से 15 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय विधानमंडल से क्या कर दिया? कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। भारतीयों की मांग थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाए तो भारतीय दूसरे विश्व युद्ध में भाग ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अगस्त 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अगस्त 1940 में प्रस्ताव पारित करते हुए भारतीय जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का प्रस्ताव पारित करते हुए भारतीय संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो सीधी सी बात होगी, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की? अगस्त 1940। भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, उस प्रधानमंत्री का नाम था चर्चिल ने भारतीय संविधान सभा की मांग को इस समय क्या किया? स्वीकार कर लिया। लेकिन आपके सामने बात अब ये भी आ रही है, इससे थोड़ा आगे चले, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए पहले कौन सी योजना बनी? तो आप बताएंगे कृप्स योजना की यदि अपन बात करें, सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कृप्स योजना का गठन कब हुआ? आप बताएंगे कृप्स योजना का गठन हुआ मार्च 1942 को कृप्स योजना का गठन किया। इस योजना का गठन करने वाला भी प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। इसका कृप्स योजना का अध्यक्ष कौन था? तो कृप्स योजना का अध्यक्ष था, उसका नाम था सर स्टैफर्ड कृप्स के नाम से जानते हैं। कृप्स योजना का गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था इसका अध्यक्ष था सर स्टैफर्ड कृप्स, लेकिन इसका गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था चर्चिल। 30 मार्च 1942 को कृप्स योजना ने अपनी योजना को प्रस्तुत की। इस योजना में भारत को सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता दिए जाने के साथ साथ भारत को औपनिवेशिक जो राज्य है उस राज्य का दर्जा दिए जाने की इसने क्या कर दी? सिफारिश कर दी। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मांग करने वाले व्यक्ति 2 थे। एक का नाम था तेज बहादुर सप्रू, जबकि दूसरे का नाम था जयकर, जो दोनों नेहरू समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेहरू समिति का मैंने ये भी बताया था गठन कब हुआ? 19 मई 1928। यहाँ कृप्स योजना यानी कृप्स जो योजना थी, कृप्स जो प्रस्ताव था, इसमें भी भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिए जाने की क्या कर दी गई? सिफारिश कर दी गई। लेकिन 11 अप्रैल 1942 को भारतीयों के द्वारा कृप्स प्रस्तावों को नकार दिया गया। 11 अप्रैल 1942 को भारतीयों के द्वारा कृप्स जो प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया।
भारतीयों ने नकार दिया। तथा महात्मा गांधी की यदि बात करें तो महात्मा गांधी ने इसके ऊपर अपनी एक टिप्पणी भी की थी, डेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक को आप हिंदी में ये बोलते हैं उत्तर तिथि चेक के नाम से इसको जानते हैं। महात्मा गांधी ने, ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देने वाला निम्न में से कौन है? तो उसका आंसर आप देंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना को यानी क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक, क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया बैंक की क्या दी थी? संज्ञा दी। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी। जबकि ये क्वेश्चन हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा उसमें पूछा गया था, क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया बैंक की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। दिवालिया बैंक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक को या आप उत्तर तिथि चेक कहेंगे। इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे आ जाए तो जुलाई 1945, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन की यदि अपन बात करें तो सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही वहां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदला और चर्चिल के स्थान पे जो प्रधानमंत्री बना उसका नाम था लॉर्ड क्लीमेंट एटली के नाम से जानते हैं। लॉर्ड क्लीमेंट एटली हैं, तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली का जो राजनीतिक दल था उस दल का नाम था मजदूर दल। बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है भारतीय संविधान सभा का गठन है उसको स्वीकार करने वाला प्रधानमंत्री, तो पहले तो था चर्चिल, लेकिन उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला प्रधानमंत्री बना, उसका नाम था एटली था। लॉर्ड क्लीमेंट एटली का जो राजनीतिक दल था उस दल का नाम था मजदूर दल। तो एक बार अपन ये देखिए इसके बीच में स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा? स्वतंत्रता से पहले सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, वो 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहा, उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया, इसलिए 1940 से लगातार 6 वर्ष तक इसका क्या रहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था उस व्यक्ति का नाम था JB कृपलानी। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसका नाम JB कृपलानी। जीवतराम भगवान दास कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और ये कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का 58वां अधिवेशन था। भारतीय स्वतंत्रता की समय जो इसका अधिवेशन था, कुल कितने अधिवेशन हुए? तो वह अधिवेशनों की संख्या थी कितनी? 58 अधिवेशन हो गए थे। स्वतंत्रता के समय इसका अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। लेकिन बात आपके सामने अभी ये आ रही है स्वतंत्रता के बाद है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, वो कहाँ और कब बुलाया गया? तो स्वतंत्रता के बाद इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया 1947 में। जिस स्थान पे बुलाया गया उस स्थान का नाम जयपुर था, और इसका जो अध्यक्ष बना था उस अध्यक्ष का नाम था
पटाभी सीतारमैया के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में आता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन से स्थान पे बुलाया गया? तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिस स्थान पे बुलाया गया वह स्थान है जयपुर। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष का नाम था पटाभी सीतारमैया था। लेकिन अब तक कांग्रेस की कितने अधिवेशन बुलाई जा चुके हैं? अब तक की यदि अपन बात करें, अब तक कांग्रेस के 87 अधिवेशन बुलाए गए। 87वां अधिवेशन की यदि अपन बात करें तो 87वां अधिवेशन कब और कहां बुलाया गया? तो 87वां अधिवेशन बुलाया गया था 2019। कहां बुलाया गया? दिल्ली। और इसकी अध्यक्षता करने वाला यानी यह कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उसका नाम था राहुल गांधी था। कांग्रेस का जो 2019 में 87वां अधिवेशन बुलाया गया उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राहुल गांधी। अब तक सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहे? उसका नाम है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी है अब तक कांग्रेस की सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रही और ये पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1997। वर्तमान में सोनिया गांधी है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा चुनाव यानी जो लोकसभा के चुनाव है मई 2019 में, उसमें कांग्रेस पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उसने अपने पद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दिया। इसलिए अंतरिम अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी है। कांग्रेस की यदि बात करें तो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था राष्ट्रपति। यानी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सस्पेंस में आ जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम था राष्ट्रपति। स्वतंत्रता से पहले इसको राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। अब अपन ने बात की, इसके बीच में अपन ने बात कर ली थी कृषि योजना, कृषि प्रस्तावों की। कृषि योजना का अध्यक्ष था सर स्टेफर्ड क्राफ्ट। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कृषि योजना ने किस चीज की सिफारिश की? तो आप बताएंगे उसने सिफारिश की थी भारत को सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता तथा भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। इसके बाद क्या हुआ? कौन सी योजना की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ? तो उस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन योजना। अब आपने सामने बात यह आ गई कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की यदि अपन बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना सबसे पहले आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ? पहली बात ये पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ? आप फटाफट इसका आंसर देंगे मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ? मार्च 1946। फिर आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना का गठन करने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था कौन? इसका नाम पूछेगा। तो ब्रिटेन के उस प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड क्लीमेंट एटली के नाम से जानते हैं। लॉर्ड क्लीमेंट एटली हैं, इस समय ब्रिटेन का क्या था? प्रधानमंत्री था। एटली के राजनीतिक दल का नाम क्या था? उसका नाम था मजदूर दल। मजदूर दल को ही आप बोलते हैं लेबर पार्टी। यानी 1945 में ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ तो लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड क्लीमेंट एटली। तो कैबिनेट मिशन योजना का गठन करने वाला प्रधानमंत्री कौन हुआ? एटली। इस समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस है इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल। यानी कैबिनेट मिशन योजना किस समय भारत का वायसराय था? उस वायसराय का नाम था लॉर्ड वेवेल था। अब आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे?
टोटल सदस्यों की यदि अपन बात करें तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। कैबिनेट मिशन योजना में टोटल सदस्यों की संख्या, तो टोटल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों कितनी? 3। अब आपसे पूछेगा नंबर 1, इसका अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था? आप बताएंगे इसका नाम था लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस से कैबिनेट मिशन योजना का क्या था? अध्यक्ष था। दूसरा इसका सदस्य कौन था? सर स्टेफर्ड। सर स्टेफर्ड कौन था? क्राफ्ट। दूसरा इसका सदस्य था। तीसरा इसका सदस्य कौन था? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर है तीसरा इसका सदस्य था। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में आपसे। स्टूडेंट सीधा इसको याद करने की कोशिश करता है, इसका क्वेश्चन बना के आप देखिए क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, निम्न में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं है, यानी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन कर देगा। तो कैबिनेट मिशन योजना में सदस्य कितने हैं? 3। पहला इसका अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, दूसरा इसका सदस्य सर स्टेफर्ड क्राफ्ट, तीसरा इसका सदस्य एवी अलेक्जेंडर था। 3 नाम जिसके याद है उसका क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसलिए पढ़ते समय स्टूडेंट की जो स्पीड है बहुत धीमी होनी चाहिए, उसे सोचने का मौका मिलना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बनाने या दूसरी बातें उसके दिमाग में आए और उसको खोजेगा तो उसके ज्ञान में स्वतः ही क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना की यदि अपन बात करें, कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली, भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब आपसे पूछा जा रहा है इसने अपनी सिफारिश कब की? कैबिनेट मिशन योजना की यदि अपन बात करें, इसने अपनी सिफारिश कब की? आप बताएंगे 16 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या, एक प्रश्न ये खड़ा हो गया, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 रखी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 389 रखी गई। इस सदस्य संख्या को कितने भागों में बांटा? तो देखो इसको इसके भाग भी बनाए गए। इस सदस्य संख्या को 3 भागों में बांटा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 389। पहला भाग रखा गया ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांतों की सदस्य संख्या कितनी रखी गई? संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की सदस्य संख्या, तो इन प्रांतों की सदस्य संख्या थी 292 सदस्य। लेकिन ब्रिटिश भारत में प्रांत कितने थे? प्रश्न ऐसा हो सकता है। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या 11, लेकिन संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 292। दूसरा इसका भाग रखा गया देशी रियासत। देशी रियासत के नाम से जानते हैं। देशी रियासतों की सदस्य संख्या कितनी थी? 93। देशी रियासतों की सदस्य संख्या कितनी? 93। जबकि ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 565। ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों की संख्या 565। और तीसरा इसमें रखा गया वो थे चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर की संख्या कितनी रखी गई? तो चीफ कमिश्नर कितने रखे गए? 4। पहला था दिल्ली, दूसरा चीफ कमिश्नर था कुर्ग, तीसरा था बलूचिस्तान, चौथा जो चीफ कमिश्नर था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा के नाम से इसको जानते हैं। इस प्रकार इस संविधान सभा की सदस्य संख्या को अलग अलग भागों में क्या कर दिया? विभाजित। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या रखी गई 389। 3 भाग रखे। ब्रिटिश प्रांत सदस्य संख्या 292। लेकिन ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11।
संविधान सभा में देशी रियासतों की सदस्य संख्या 93, जबकि रियासतों की संख्या कितनी थी 565। चीफ कमिश्नर कितने 4, और 4 में से प्रत्येक में एक सदस्य संख्या रखी। कौन कौन से थे, दिल्ली, कोर्ग, बलूचिस्तान और कौन सा था, अजमेर और मेरवाड़ा था। अब इससे आगे चलते हैं, कितनी सदस्य संख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करने का प्रावधान रखा गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या पर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करने का क्या था, प्रावधान रखा गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करने का प्रोसेस रखा गया। कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्य संख्या 389 बताई, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। इसका मतलब ब्रिटिश भारत में भी जनसंख्या की कमी नहीं थी। भारत में जनसंख्या की कमी पहले भी नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो जनसंख्या वृद्धि है, वो जनसंख्या वृद्धि यानी बेरोजगारी जिस देश में ज्यादा होगी, जनसंख्या वृद्धि की दर है उतनी ज्यादा होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, लेकिन मतदाता की श्रेणी कितनी थी, मतदाता की श्रेणी, कैबिनेट मिशन योजना में मतदाताओं की 3 श्रेणी बनाई गई। इसकी श्रेणी कितनी रखी मतदाता की, 3। पहला मतदाता रखा गया सामान्य मतदाता। कौन सा मतदाता था, सामान्य मतदाता के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा रखा गया तो दूसरा मतदाता था मुस्लिम मतदाता रखा गया। कौन सा मतदाता, मुस्लिम। तीसरा मतदाता सिख मतदाता जिस प्रांत में सबसे ज्यादा थे वो प्रांत कौन सा था, पंजाब। इसका मतलब है कैबिनेट मिशन योजना में मतदाताओं की श्रेणियां निर्धारित की गई। तो मतदाताओं की कितनी श्रेणी थी, कैबिनेट मिशन योजना में मतदाताओं की श्रेणी 3। पहला मतदाता सामान्य मतदाता, दूसरा मतदाता मुस्लिम मतदाता और तीसरा जो मतदाता था वो था कौन सा था, सिख मतदाता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां बुलाई गई। संविधान सभा की पहली बैठक कब कहां बुलाई गई, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया और किस किस ने इसका बहिष्कार किया, ये सारी बात आपके सामने है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक है कब और कहां बुलाई गई। तो सबसे पहले इसका समय अपने को देखना है, कब बुलाई गई। संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी पहली बैठक। उससे पहले आप ये भी देख सकते हैं संविधान सभा के चुनाव कब हुए, ये चीज भी आप देख सकते हैं। संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव की यदि अपन बात करें तो संविधान सभा के चुनाव ये थे जुलाई 1946। जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ, चुनाव। इस चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया, तो इस चुनाव में राजनीतिक जो दल थे वो कितने दल थे, इसमें भाग लेने वाले दलों की संख्या कितनी थी, 7। संविधान सभा के चुनाव कब हुए, आप बताएंगे। चुनाव हुए इसके जुलाई 1946 में। और इस संविधान सभा के चुनाव कितने सदस्यों के लिए, मेन बात यह है कितने सदस्यों के लिए चुनाव है, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 296 सदस्यों के लिए इसमें क्या हुए, चुनाव। अब देखो आप ये प्रश्न यहां से क्वेश्चन निकलते आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने संविधान सभा की सदस्य संख्या आपको कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितनी बताई, 389। चुनाव कितने के लिए हुआ, 296, यानी 292 सदस्य हैं। 292 सदस्य ये थे ब्रिटिश प्रांत, ये जिन प्रांतों से आते थे वो ब्रिटिश प्रांत। 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर के नाम से जानते हैं। 292 में 4 आप जोड़ देंगे तो सदस्य संख्या आ जाएगी 296। तो संविधान सभा की टोटल सदस्य संख्या 389, उसमें चुनाव ये 296 जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरों से थे। अब कितने सदस्य संख्या बच गई इसमें, 93 सदस्य कहां से थे, देशी रियासतों से थे। देशी रियासत के 93 सदस्य हैं और रियासत के राजाओं के द्वारा क्या किए गए, मनोनीत किए गए।
अब एक प्रश्न बन गया आपके लिए, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93 सदस्य। और निर्वाचित सदस्य कितने हुए? 296। ये चुनाव कब हुए? जुलाई 1946। कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया? 7 राजनीतिक दल। सर्वाधिक स्थान कौन सी पार्टी को मिले? तो सर्वाधिक स्थान, हाँ देखो आपने देखा संविधान सभा में सर्वाधिक स्थान, तो सर्वाधिक स्थान आपके सामने है, वो सर्वाधिक स्थान कांग्रेस के पास में स्थान कितने हैं? 208। दूसरा बड़ा राजनीतिक दल था, उसका नाम था दोस्तों, दूसरे बड़े राजनीतिक दल का नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को कितने स्थान मिले? 73। जबकि अन्य राजनीतिक दलों को एक एक स्थान मिले। संविधान सभा में निर्दलीय उम्मीदवार कितने थे? निर्दलीय जो सदस्यों की संख्या थी, तो निर्दलीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब आपको कांग्रेस की स्थापना बता दी गई। इसके बाद में दूसरा एक दल था, उसका नाम है मुस्लिम लीग। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की यदि अपन बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में किसके द्वारा की गई? आप बताएंगे। इसके संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक का नाम था सलीमुल्लाह खां। एक सदस्य था जो इसका संस्थापक था, सलीमुल्लाह खां के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसका जो संस्थापक सदस्य था, उसका नाम था आगा खां। इन दोनों ने मिलकर इस मुस्लिम लीग की क्या की थी? स्थापना। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका वर्तमान में कौन से देश की राजधानी का नाम है? ढाका प्रेजेंट में बांग्लादेश की राजधानी का नाम है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906। संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे। और इसकी स्थापना कौन से स्थान पे हुई? ढाका कौन से देश की राजधानी है प्रेजेंट में? बांग्लादेश। अब आपसे पूछेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक है, कब और कहां बुलाई गई? इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी? संविधान सभा की प्रथम बैठक आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ बुलाई गई? आप बताएंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बुलाई गई। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, यहाँ इसकी प्रथम बैठक। केंद्रीय कक्ष को कहा जाता है शाही सदन, इसको शाही सदन भी कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम था राजकुमारों का कक्ष। राजकुमारों का क्या था? कक्ष था। यानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष को शाही सदन के साथ आप इसको कह सकते हैं राजकुमारों का कक्ष है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई? 9 दिसंबर 1946। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211। जबकि सदस्य संख्या थी 389। क्योंकि पहली बैठक की यदि अपन बात करें, तो पहली बैठक का मुस्लिम लीग के साथ में यदि अपन बात करें, तो एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था हैदराबाद रियासत। और मुस्लिम लीग दोनों ने इस पहली बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और पहली बैठक का बहिष्कार करने के कारण से इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 211। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, भाग लेने वाले सदस्य 211। मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने इस बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। अब आपको मुस्लिम लीग के बारे में आपको बता दिया गया। अब आ गई आपके पास में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया और कौन सी सैन्य कार्यवाही के द्वारा इसे शामिल किया गया? हैदराबाद रियासत को 1948 में ऑपरेशन पोलो, 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्यवाही के द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया।
तो ये भारतीय संघ में शामिल कब हुई? 1948 में। कौन सी सेना का अभियान? ऑपरेशन पोलो। इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हैदराबाद में पोलो के ग्राउंड क्या थे? ज्यादा थे। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है? तो आप बताएंगे ऑपरेशन पोलो का संबंध कौन सी रियासत से था? हैदराबाद रियासत से था। इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में एक सदस्य को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप बताएंगे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, आप संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष को आप इंग्लिश में इसको आप ये बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर 2013 के थर्ड ग्रेड एग्जाम में जयपुर जिले में यह प्रश्न पूछा गया था। संविधान सभा के प्रथम या संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? तो उस व्यक्ति का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जानते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा है, उसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। पहले ये देखिए प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सदन में या तो आयु में सबसे वरिष्ठ होता है, आयु में सबसे वरिष्ठ होता है, नहीं तो जिसने सर्वाधिक बार चुनाव जीता हो। जिसने सबसे ज्यादा बार चुनाव जीता है या तो सर्वाधिक बार चुनाव जीता या उम्र में सबसे बड़ा हो, उसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर है, ये गैर संवैधानिक पद है, ये परंपराओं पर आधारित है। संविधान की किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट में राजस्थान विधानसभा में 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया कितनी बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके? 8 बार। सरकार यहाँ कांग्रेस की है, जबकि प्रोटेम स्पीकर बना कौन था? गुलाब चंद कटारिया बना। तो आयु में सबसे वरिष्ठ हो, जिसने सर्वाधिक बार चुनाव जीता, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। तो संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब बुलाई गई? आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक का समय है 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना, तो फिर संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? H.C. मुखर्जी, जिसका पूरा नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने। ये प्रश्न आया नहीं है, किसी भी दिन आपके सामने हो सकता है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष है हरीश चंद्र मुखर्जी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसको आप प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा था। अब इससे एक स्टेप और आगे यदि अपन बढ़ जाएं, आपसे पूछे संविधान सभा की तीसरी बैठक कब बुलाई गई? अब आप बताएंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक है कब बुलाई गई? तो संविधान सभा की तीसरी जो बैठक है, इस तीसरी बैठक का समय है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक बुलाई गई। संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान में भारतीय संविधान की क्या है? प्रस्तावना है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक किसको कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्येक भारतीय का जो नागरिक था
प्रत्येक भारत का नागरिक, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जो न्याय है, ये न्याय दिए जाने का क्या था, इसमें प्रोसेस रखा गया। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार करने का इसका समय है 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा में रखा कब गया, तो आप बताएंगे ये संविधान सभा में रखने का इसका समय है 13 दिसंबर 1946। किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें क्या प्रोसेस था, देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक न्याय देते हुए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का क्या रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। इससे इस स्टेप से अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। अब आपके सामने एक स्टेप आगे लेते हैं, तो आपके सामने इसके बीच में आ जाता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आ गया, एक अपना राष्ट्रीय प्रतीक आ गया। तो राष्ट्रीय पहला प्रतीक है, उसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, हमारे देश में यानी विश्व में पहली बार तिरंगा झंडा कब और कहां फहराया गया, पहला स्टेप। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो विश्व में प्रथम बार, विश्व में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे की यदि अपन बात करें, सबसे पहले तिरंगा झंडा कब और कहां, तो आप बताएंगे अगस्त 1907। अगस्त 1907 कौन से स्थान पर, आप बताएंगे स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कौन से देश में है, तो स्टुटगार्ट कहां पे है, जर्मनी। किसके द्वारा पहनाया गया, उस व्यक्ति का नाम है, यानी महिला थी, उसका नाम था मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा है, इसके द्वारा ये राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पहनाया गया। लेकिन इस तिरंगे झंडे की डिजाइन किसने बनाई थी, डिजाइन बनाने वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था वी.डी. सावरकर था। वी.डी. सावरकर के द्वारा इस तिरंगे झंडे की क्या तैयार की गई, डिजाइन। तो पहले एक बार देखें राष्ट्रीय ध्वज, पहली बार विश्व में सबसे पहले तिरंगा झंडा 22 अगस्त, समय है इसका 22 अगस्त 1907, स्टुटगार्ट जर्मनी। किसने पहनाया, मैडम भिखाजी कामा। डिजाइन किसने बनाई, वी.डी. सावरकर। और वी.डी. सावरकर वो व्यक्ति है जिसने भारतीय राजनीति में हिंदुत्व शब्द का प्रतिपादन किया। हिंदुत्व जो शब्द है, इस शब्द का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था वी.डी. सावरकर। तो सभी दोस्तों को आज के लिए नमस्कार है। इससे आगे वाला जो टॉपिक होगा उसके ऊपर कल आगे वाली क्लास में चर्चा की जाएगी। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।